हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और आप हैं हमारे चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, पिछले वीडियो में जो बचे हुए थे 2018 के डीलेट थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से। तो आइए आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। देखिए, पिछली बार तक सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पूछा था, इस बार भावात्मक पक्ष पूछा है। और जब हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें कौशलात्मक पक्ष के बारे में पूछा था। तो ये देखिए कि आपको तीनों पक्ष इंपॉर्टेंट हैं। तो जब ब्लूम की टेक्सोनॉमी की वीडियो आएगी तो आप उसमें जान जाएंगे कि आपको कैसे तीनों पक्षों को याद करना है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ क्या आंसर होगा। आंसर यहाँ बनते हैं कि भावात्मक पक्ष जो होते हैं, इस पक्ष का संबंध भावना से होता है। इसमें रुचि, संवेग, मनोवृत्ति आदि से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ तक तो हम लोग पहले से याद करते हुए आए हैं, तो इसको हमको जो का त्यों लिख देना है। फिर देखते हैं कि बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार से किया है। तो देखिए, इसमें टोटल 6 स्तर होते हैं। उन्होंने 6 स्तर में बांटा है। कौन कौन से 6 स्तर हैं? पहला है जो सबसे निम्नतम, ग्रहण। फिर उससे उच्च है अनुक्रिया। फिर उससे अनुमूल्यन। फिर उससे उच्च आपका आएगा प्रत्ययीकरण। फिर उच्चतम स्तर में संगठन। और सबसे उच्चतम स्तर जो है वो चरित्रीकरण का है। तो इसको आप लिखेंगे और फिर एक डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में भी आपको यही चीज़ फिल करने हैं, एक ट्राइंगल बना के। ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण या धारणा, फिर संगठन, फिर चरित्रीकरण। तो ये आपके 6 स्तर आपको यहाँ पे मिल गए। ज्ञानात्मक में भी 6 स्तर थे और कौशलात्मक में भी 6 थे। आपको सभी को याद करना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है। तो प्रतिमान संदर्भित और कसौटी संदर्भित परीक्षण होते क्या, सबसे पहले आप इसको जानिए, क्योंकि ये जान लेंगे तो आप अपने से भी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन देख के लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको इसका मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले प्रतिमान संदर्भित या मानक संदर्भित जो परीक्षण होते हैं उसका मतलब समझते हैं। इस परीक्षण में ये किया जाता है कि जो भी बालक का परीक्षण आप कर रहे हैं उसकी तुलना आप अन्य कक्षा के या अन्य समूह के बच्चों के साथ करेंगे, उसके प्राप्तांकों के साथ करेंगे। नहीं, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे मम्मी पापा, तो जब हम लोग रिजल्ट लेके जाते हैं तो कहते हैं हम लोग 60% या 70% जो भी नंबर आया ये बताते हैं कि हमने इतना नंबर पाया। तो वो लोगों का सवाल ये होता है कि क्लास के और बच्चे कितना नंबर पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग मानक या प्रतिमान संदर्भित परीक्षण करते हैं कि देखा जाए कि अन्य बच्चों की तुलना में ये कितना पाया। ठीक है। और कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको 90% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ये कैसा परीक्षण है? ये मानक या कसौटी संदर्भित परीक्षण है, जिसमें क्या किया गया, एक मानक फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना ही लाना है। ये आपका मानदंड है 90%। आपको इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे आएंगे तो बुरा, ऊपर आएंगे तो अच्छा। तो ये होता है मानदंड। देखते हैं क्या होगा आंसर। कि ये एक सापेक्ष परीक्षण है। क्यों सापेक्ष होगा? क्योंकि किसी बच्चे के सापेक्ष, किसी समूह के सापेक्ष हम तुलना करते हैं। और मानदंड में क्या होता है कि हम इसमें किसी के सापेक्ष तुलना नहीं करते हैं, एक मानदंड होता है, बस हम उसी पे बात करते हैं। फिर क्या है, अन्य छात्रों के प्राप्तांकों का प्रभाव इस परीक्षण पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे अन्य बच्चों के सापेक्ष तुलना करते हैं, तो जैसा वो पाएंगे उसी के हिसाब से तुलना होगी। अब सब बच्चे अगर खराब नंबर पाएंगे तो अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा पाया तो वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई कितना भी पाए, आपको 90 टारगेट किया गया तो आपको 90 से क्रॉस ही करना है। फिर क्या होता है कि एक छात्र के प्राप्तांक की तुलना अन्य छात्रों के प्राप्तांक से की जाती है। इसी बात को कई तरह से लिखा गया, क्योंकि इसमें आपको 5-6 लाइन तो लिखनी ही है। यहाँ पे नहीं की जाती है, विशिष्ट मानदंड से की जाती है। ये याद रखेंगे कि यहाँ पे तुलना जो होती है वो विशिष्ट मानदंड से की जाती है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें कि समूह में जो कमजोर और श्रेष्ठ छात्र होते हैं उनमें विभेद किया जा सकता है। कैसे? कि जो कम नंबर पा रहे हैं और जो अच्छे बच्चे पा रहे हैं नंबर, तो दोनों का तुलना करते हैं तो कहेंगे देखो ये इतना कम पाया, ये इतना ज़्यादा पाया, तो ये जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये कमज़ोर है, ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये अच्छा नंबर पा रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, निपुण और अनिपुण छात्र, जो मानदंड को प्राप्त कर लिया वो निपुण है, जो नहीं प्राप्त कर पाए वो अनिपुण है। नेक्स्ट क्या है कि इससे पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्यवस्तु को कहाँ तक सीखा। और यहाँ पे है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, इसका पता चल रहा है। तो देखिए, पाठ्यवस्तु कहाँ तक सीखा ये कैसे कहेंगे, जब
परीक्षा होगी और तुलना की जाएगी तो जो बच्चा ज़्यादा नंबर पाया रहेगा वो ज़्यादातर सीखा रहेगा पाठ्य वस्तु को, और जो कम नंबर पाया वो अच्छे से नहीं सीखा है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बच्चों की आपस में तुलना नहीं कर रहे हैं, एक उद्देश्य की प्राप्ति की बात करते हैं कि जिसने मानदंड को पूरा किया उससे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि ये उस मानदंड को प्राप्त कर ले। तो उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई, अगर मतलब बच्चा मानदंड को पाते पाते थोड़ा सा रह गया तो उसमें उद्देश्य की प्राप्ति थोड़ी सी कम हुई। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। फिर है आखिरी जो है कि किसी छात्र की अन्य कक्षा के सापेक्ष स्थिति कैसी है, इसका ज्ञान किया जाता है किसमें, मानक में, जबकि मानदंड में क्या होता है यानी कसौटी में कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया इसका ज्ञान होता है। तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, जब समझ लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और औद्योगिक समस्याओं का निदान हेतु प्रयास किया जाता है। और फिर क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता भी हम लोग कर चुके हैं 2016 की वीडियो में, इसको देख लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान मानवीय ज्ञान के विकास में सहायक है। क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति का शक्तिशाली कुंजी है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तुनिष्ठता लाता है। फिर क्या, क्रियात्मक अनुसंधान कुशलता में वृद्धि करता है। तो आपके 5 पॉइंट यहाँ हो गए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन की विशेषता बताइए। ये देखिए नया क्वेश्चन है और पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही बनेगा और इजी भी है कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस पे पहले बात कर ले कि व्यापक कैसे हुआ, क्योंकि जब मूल्यांकन करते हैं देखा गया है कि परीक्षण से व्यापक मापन होता है और मापन से भी व्यापक होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में सभी पक्षों के बारे में बात करते हैं, तो ये व्यापक प्रत्यय है। फिर ये जीवन पर्यंत चलती है यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है कि यह शिक्षण अधिगम के जो परिणाम होते हैं उनको परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम बच्चों को दिया जा रहा है उनके जो रिजल्ट हमको मिलने चाहिए उनको आंकिक रूप से, जैसे कि रिजल्ट में मिलता है नंबर देने से, और गुणात्मक रूप से, जैसे कोई सेंटेंस ये बच्चा बहुत अच्छा है, इस बच्चे ने इतने पाठ को इतने अच्छे से पढ़ा है, इसने सही उत्तर दिया, इसकी पढ़ाई, इसका चरित्र, ये सब, तो ये गुणात्मक रूप हो गया। फिर क्या है कि मूल्यांकन से छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जाती है कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे को किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो सकती है तो वो कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई करे, ये सब भविष्यवाणी मूल्यांकन के द्वारा ही की जाती है। फिर 5वां है कि मूल्यांकन शिक्षकों को मापन व सुधार का अवसर प्रदान करता है। सिंपल है, समझ लेंगे। मूल्यांकन से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार संभव है और मूल्यांकन से शैक्षिक नीति का निर्धारण किया जा सकता है या जाता है। तो ये आपके पूरे 7 पॉइंट है, इसको याद कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वास्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिविज्ञान और दूसरा प्रत्यास्मरण। प्रतिविज्ञान मतलब रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, और प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल यानी कि स्मरण या पुनर्स्मरण। जैसे ये हो क्वेश्चन होंगे कि पहले से हमने उसे पढ़ा है और बाद में हमको उसको याद करके उत्तर देना है, तो ये किस में जाएगा, प्रत्यास्मरण में। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जब हमने पढ़ा है और वहाँ कुछ विकल्प दिए हैं और उनमें से पहचानना है कि सही कौन हो सकता है या सही कौन है, तो ये कौन से होंगे, प्रतिविज्ञान वाले प्रश्न होंगे। तो देखते हैं प्रतिविज्ञान में कौन कौन से प्रश्न हुए। बहुविकल्पी, एकांतर क्रिया रूप, मिलान वाले, वर्गीकरण रूप, सादृश्य रूप। थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। बहुविकल्पी तो आपको पता ही है, आपके 15 क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पी के, यानी कि 4, 5 ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो भी दिए रहेंगे उसमें से आपको चुनना है, उसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो ये प्रतिविज्ञान में बहुविकल्पी आ गया। फिर एकांतर क्रिया रूप, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको आप सत्य सत्य यानी कि सही गलत, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कहते हैं एकांतर क्रिया रूप। इसमें भी आपको पहचानना होता है कि सत्य है या असत्य है। फिर होते हैं मिलान वाले, जो दिया होता है दोनों तरफ मिलान करते हैं कि कौन किसके सामने होगा। फिर देखते हैं वर्गीकरण रूप, ये प्रश्न भी बहुत हम लोग कर चुके हैं बचपन में। क्या होता था कि कुछ नाम दिए होते थे लाइन से और फिर उनको 2 में रखना होता था। जैसे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं, शेर, बकरी और भालू, ऊंट, फिर क्या करेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी में इसका वर्गीकरण करना है। तो इसी को कहते हैं क्या, वर्गीकरण रूप वाले प्रश्न। फिर है सादृश्य रूप। रीजनिंग में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है
शेर, फिर है मांस, फिर आपका दे दिया बकरी। तो आप क्या फिर ऑप्शन में दिया है घास, लकड़ी, लोहा, कुर्सी, कुछ भी दिया है। तो आप क्या चुनेंगे? घास। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सादृश्य रूप वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यास्मरण प्रकार पे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक साधारण प्रत्यास्मरण जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप आराम से याद करेंगे, फिर लिखेंगे नई दिल्ली। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं साधारण प्रत्यास्मरण। और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये तो हम लोग बचपन में बहुत करते आए हैं। तो ये टोटल हो गए आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता लिखनी है। क्या होंगे? रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक और छात्र के मध्य एक पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। मतलब कि जो छात्र और शिक्षक के मध्य जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसको सुविधाजनक बनाते हैं। आपको याद होगा रचनात्मक मूल्यांकन को ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और ये बच्चों के आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जिसमें का किया जाता है, उसी मूल्यांकन की बात हो रही है। फिर है रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की उपलब्धि में अधिक वृद्धि करता है। तीसरा होगा रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हेतु उपयोगी है। ये बात हमने बता दी। फिर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन से क्या होता है, छात्र की उपलब्धि की सूचना मिलती रहती है। किसको? शिक्षक को, कि बच्चों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, कितनी करनी बाकी है, इसकी सूचना मिलती रहती है। फिर रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों को और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। जब शिक्षक उनके आरंभिक ज्ञान का टेस्ट लेता है, मतलब छोटे छोटे जो मूल्यांकन होते हैं यूनिट टेस्ट के माध्यम से, तो उनको और अच्छा करने के लिए उनमें अभिप्रेरणा जागृत होती है। तो इसका मतलब रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों को और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। छठवां और लास्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन से शिक्षकों को पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक प्राप्त होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितना समझे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 37, परीक्षण तथा मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ये परीक्षण तथा मापन, और एक मापन और मूल्यांकन, ये दो तो आप जरूर याद करके जाइएगा। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो आना है, दोनों भी आ सकता है या कोई एक तो पूछना ही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है कि परीक्षण मापन के पूर्व की संक्रिया, मतलब मापन से पहले परीक्षण किया जाता है, और यहाँ लिख दें कि बाद की प्रक्रिया यानी उपरांत की प्रक्रिया। दूसरा है परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पद होते हैं या फिर कहिए कि विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं उनको इस योग्य बनाया जाता है कि उसको किसी के ऊपर यूज किया जा सके। फिर देखिए मापन में है कि वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान करना या परिभाषित करना, यानी कि जब मापन करेंगे तो संख्यात्मक रूप देंगे या फिर उसको परिभाषित करेंगे। तीसरा है परीक्षण का संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुण कौन कौन से होते हैं? संवेग, अभिप्रेरणा, रुचि, ये सारे मानसिक या मनोवैज्ञानिक गुण हैं। और जो मापन का संबंध है वो भौतिक गुण से, जैसे किसी की लंबाई या किसी का वजन। फिर है चौथा कि परीक्षण वास्तविक गुण दोष के निर्धारण करने की व्यवहारिक प्रक्रिया है, कि उसमें गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, कि है भी कि नहीं है, ये सब परीक्षण की बात है। लेकिन मापन में क्या करते हैं, कुछ स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। ये तो आप परिभाषा में ही पढ़े हैं कि कुछ स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। पांचवा है कि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। आप देखेंगे जब मापन और मूल्यांकन में तुलना करेंगे तो मापन का क्षेत्र संकुचित लिखा था और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक लिखा था, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात है कि परीक्षण से व्यापक मापन होता है और मापन से व्यापक मूल्यांकन होता है। फिर छठवां आएगा परीक्षण किसी अवधारणा या परिकल्पना को सत्यापन के लिए किया जाता है कि ये परिकल्पना सही है या नहीं है। और मूल्यांकन में होता है कि जो छात्रों के अंतर्निहित जो उनकी क्षमता होती है, उनके अंदर की जो क्षमता होती है, उसको संख्यात्मक स्वरूप प्रदान करना। ठीक है। फिर आइए आखिरी आपका है कि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जा सकता है। और मापन में है कि उपकरणों की आवश्यकता होती है, कि आप मापन किससे करेंगे वो उपकरण चाहिए, लेकिन जो परीक्षण है वो स्वयं उपकरण के रूप में यूज किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो
ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मापन अलग पढ़े थे और मूल्यांकन अलग पढ़े थे, तो दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। मापन की डेफिनेशन होगी, शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है, जिसे इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर मूल्यांकन है कि मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु, विषय, स्थिति के गुण एवं दोषों की विवेचना करके उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना या उसके संबंध में सही निर्णय लेना। मूल्यांकन एक विस्तृत, सोद्देश्य एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब हम 2016 के पेपर्स में जाके देख लेंगे। जो 2016 का वीडियो है उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है इसको, और कैसे याद करना ये भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली दो शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। तो पाठ्य सहगामी कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं? खेलकूद संबंधी क्रियाएं, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक, बागवानी, विद्यालय प्रकाशन। तो जो अदर पढ़ाई से संबंधित हम जो क्रियाकलाप कराते हैं उनमें आप कौन कौन से नवाचार ला सकते हैं, इनमें दो का वर्णन करना है। तो आप इनमें किसी भी दो को उठा के अपने शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। खेलकूद में क्या होगा कि आप तरह तरह के खेल बच्चों को खिलाते हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन कर देंगे 4-5 लाइन में। बागवानी कैसे करें या बागवानी में आप नवाचार कैसे ला सकते हैं। फिर पिकनिक या भ्रमण, राष्ट्रीय पर्व, ये सब आप अपने से लिख लेंगे। इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस आपको दो उठाना है और उसके बारे में लिखना है। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो इसका भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप बस नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे हमारे वीडियो के सारे लिंक और PDF आपको ईजिली मिल जाएंगे। फिर आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जो ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। कि जब भी आपको प्रश्न पत्र निर्माण करना है तो आप एक खाका बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि प्रश्न पत्र हमारा कैसा हो, किस तरह के प्रश्न हो, कैसे कैसे हमारे उद्देश्य हो जिनको हमको प्राप्त करना है, हमने क्या पढ़ाया है, उसके हिसाब से हम प्रश्नों का निर्धारण करेंगे। तो ये सारे काम हम कहाँ करते हैं? ब्लूप्रिंट में करते हैं। तो देखिए क्या क्या भूमिका होती है। पहला है कि ब्लूप्रिंट से प्रश्न पत्र निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है, कि प्रश्न हमारा कैसा हो, प्रश्न पत्र कैसा बने, उसको गाइड करता रहता है। फिर क्या है कि यह अधिगम उद्देश्य को मूल्यांकन से जोड़ता है, कि जो हमारा अधिगम उद्देश्य है और हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि हमारे अधिगम उद्देश्य कुछ और हो और मूल्यांकन हम किसी और का करें। फिर तीसरा, यह पाठ्य सामग्री के साथ विभिन्न दक्षताओं एवं उचित मूल्यांकन के साधन से मेल करने में सहायता करता है। क्या कहें? पाठ्य सामग्री के साथ विभिन्न दक्षताओं एवं उचित मूल्यांकन के साधन। किसका किसका? पाठ्य सामग्री, विभिन्न दक्षता और मूल्यांकन के साधन, इन तीनों के मेल करने में सहायक होता है। फिर है, यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम में अपेक्षित दिशा निर्देश के अनुसार निर्देशक रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायता करता है। ये 4 हो गए। अब आपको अपने पास से भी लिखना तो लिख सकते हैं, या ये टफ लग रहा हो तो अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट से प्रश्न पत्र निर्माण में आसानी होती है। ब्लूप्रिंट की सहायता से प्रश्नों में जो भी प्रश्न रखने हैं, या फिर कितने वास्तुनिष्ठ प्रश्न, कितने लघुत्तरी, कितने दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, कितने निबंधात्मक होंगे, इनका निर्धारण आसानी से पहले ही किया जा सकता है। प्रश्न पत्र का आकार कैसा होगा ये ब्लूप्रिंट से निर्धारित किया जाता है। ये सारे आप अपने से लिख सकते हैं। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का पेपर देखेंगे, और अगले जो वीडियो आने वाले हैं प्रश्नों के प्रकार और ब्लूम का वर्गीकरण, ये भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।